चीन का सफर काफी तवील था। 2 दिन के सफर के बाद वो तीनों चीन पहुंचे। वो शाही दरबार में हाजिर हुए। चीन का बादशाह काइतंग तख्त शाही पर विराजमान था। उन्होंने बादशाह को सलाम किया, फिर बादशाह से अपनी आमद का मकसद बयान किया। बादशाह ने उमरों के मुल्क में कहत पर अफसोस और दुख का इजहार किया। फिर अपने वजीर को हुक्म दिया, 50 जहाज गल्ले से भरकर उमरों के मुल्क रवाना किए जाएं। उमरों ने कहा, हजूर, 50 जहाज गल्ला तो हमारी जरूरत पूरी करने के लिए नाकाफी है। कम से कम 100 जहाज होने चाहिए। ठीक है, 100 जहाज रवाना किए जाएं। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया। उमरों और हातिम ताई ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और दरबार से निकलकर बाजार की तरफ चल दिए। ख्वाजा, तुम बड़े खुदगर्ज हो। रास्ते में शेख चिल्ली ने उमरों से कहा। क्यों भाई, मैंने क्या किया? उमरों ने हैरान होकर पूछा। तुमने बादशाह काइतंग से मेरा तारुफ क्यों नहीं कराया? शेख चिल्ली गुस्से से बोला। इसका नाम काइतंग नहीं, काइतंग है, हातिम ताई ने हंसकर कहा। उमरों बोला, तारुफ कराने की क्या जरूरत थी? वो पहले से तुम्हें जानता है। अच्छा, वो मेरे बारे में क्या जानता है? शेख चिल्ली ने खुश होकर पूछा। यही कि तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक और परले दर्जे के बेवकूफ आदमी हो। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खुद सबसे बड़ा अहमक, बेवकूफ, उल्लू और गधा बिल्कुल पागल है। शेख चिल्ली गुस्से से बोला। अच्छा, वो कैसे? उमरों ने पूछा। और क्या, पागल ना होता तो तुम्हें मुफ्त में 100 जहाज गल्ला क्यों देता? अरे, वो तो इस कदर गाउदी है कि इसने जहाजों का किराया भी नहीं मांगा और हमसे ये तक नहीं पूछा कि इतना तवील सफर करके आए हो, खाना खाओगे? हातिम ताई ने इसकी बात पर हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम अब खाना खाने ही जा रहे हैं। अच्छा, किसके घर से? कौन है हमारा मेजबान? शेख चिल्ली ने खुश होकर पूछा। वही जिसने हमें पैदा किया, जो सबका पालने वाला है, सबको रिज्क देता है। हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो क्या हम अल्लाह मियाँ के पास जा रहे हैं खाना खाने के लिए? शेख चिल्ली हैरान होता हुआ बोला। सिर्फ तुम्हें भेजेंगे, हमें तो भूख नहीं है, उमरों ने हंसकर कहा। इसी लम्हे हातिम ताई एक नान बाई की दुकान पर रुक गया। दुकान के अंदर कई अफराद बैठे खाना खा रहे थे। वो तीनों भी अंदर आकर बैठ गए। वहां सब लोग चीनी थे। हातिम ताई ने एक मुलाजिम को खाना लाने की हिदायत की। जनाब, भुना गोश्त लाऊं या कोरमा? मुलाजिम ने पूछा। कबाब भी तैयार हैं। भुना गोश्त किस जानवर का है, भैंस का या बकरी का? उमरों ने पूछा। सुअर का गोश्त है, बहुत लजीज है, मुलाजिम ने बताया। नहीं, सुअर हराम होता है, कोरमा ठीक रहेगा, वो तो बकरी का है ना, उमरों ने कहा। मैं तो कबाब खाऊंगा बकरी के, शेख चिल्ली ने तेजी से कहा। कबाब बकरी के नहीं, कछुए के गोश्त के हैं, मुलाजिम ने कहा। ला हौल वला, शेख चिल्ली नफरत से बोला। कोरमा ही लाओ, वो तो बकरी का है ना। नहीं जनाब, कोरमा मेंढकों का है, मुलाजिम ने जवाब दिया। एक बार खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। उमरों को उबकाई आने लगी। हातिम ने मुलाजिम से कहा, हमारे लिए सिर्फ दाल या साग ले आओ। मुलाजिम जल्द ही खाना ले आया। खाने के बाद उन्होंने कहवा पिया। कहवा पीते हुए शेख चिल्ली ने कहा, ख्वाजा, इस कहवे का जायका अजीब है, लगता है इसमें खून डाला गया है। खून तो मैं इसी जादूगर का पीऊंगा जिसने हमारे मुल्क में कहत पैदा किया है, उमरों ने गुस्से से कहा। जादूगर का नाम भी बादशाह के नाम की तरह होगा, शेख चिल्ली बोला। नहीं, इसका नाम कॉन्गो जादूगर है। कॉन्गो जादूगर को मार मार कर मैं कौवा बना दूंगा, शेख चिल्ली ने गुस्से से कहा। मैं इससे भयानक इंतकाम लूंगा। इसके पीछे बैठा एक चीनी गौर से इनकी बातें सुन रहा था। इसने शेख चिल्ली को घूरते हुए कुछ सोचा, फिर उठकर दुकान से बाहर आया और दुकान के अकब में पहुंचकर एक मंत्र पढ़ा। फिर इसने जमीन पर फूंक मारी और दूसरे ही लम्हे हवा में एक कबूतर नमूदार होकर इसके कंधे पर आ बैठा। कबूतर ने मौदबाना लहजे में इससे कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? कॉन्गो जादूगर को इत्ला दो कि यहाँ 3 अजनबी अफराद बैठे आपस में इसके बारे में बातें कर रहे हैं, चीनी ने कबूतर से कहा।
ये सुनकर कबूतर उड़ा और गायब हो गया। चीनी वापस दुकान में आकर बैठा और उमरो, हातिम ताई और शेख चिल्ली की बातें सुनने लगा। उमरो, हातिम ताई और शेख चिल्ली नान बाई की दुकान से निकलकर अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। शहर से बाहर आकर उमरो ने हातिम से कहा, हातिम ताई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी इस कदर मदद की। अब तुम वापस अपने मुल्क जाओ, कॉन्गो जादूगर से हम खुद निपट लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ख्वाजा, हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं हातिम ताई, कॉन्गो जादूगर के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, उमरो ने कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि कॉन्गो जादूगर के जादू से बचने के लिए मुझे अय्यारी से काम लेना पड़ेगा, जबकि तुम अय्यारी नहीं जानते। ख्वाजा, क्यों झूठ बोलते हो? शेख चिल्ली ने हंसकर कहा। हातिम ताई तुमसे बड़ा अय्यार बल्कि मक्कार है। ओह, उमरो ने हैरत से कहा, मगर कैसे? तुमने इनकी कौन सी अय्यारी देख ली है? अय्यारी नहीं, मक्कारी देखी है, शेख चिल्ली ने कहा। उन्होंने कितनी चालाकी और मक्कारी से चीन के बादशाह से कहत के बारे में बात की और इसका इतना दिल दुखाया कि वो हमारे मुल्क के लोगों की हालत पर दुखी हो गया। बकवास मत करो, उमरो ने गुस्से से कहा। आइंदा तुमने इन्हें मकार कहा तो जबान खींच लूंगा। जल गए ना? शेख चिल्ली हंसा। मैं जानता हूँ कि खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार और अय्यार कहलवाने का तुम्हें बहुत शौक है और किसी दूसरे की मक्कारी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम में कूट कूट कर हसद भरा हुआ है, हातिम ताई ने हंसते हुए कहा। उमरो, मैंने शेख चिल्ली की बात का बुरा नहीं मनाया, इसलिए झगड़ने में वक्त जाया ना करो। ठीक है, तुम जाओ, हम कॉन्गो जादूगर से दो दो हाथ करने जाते हैं, उमरो ने हातिम ताई से हाथ मिलाते हुए कहा। हातिम ताई वापस यमन की तरफ रवाना हो गया। उमरो और शेख चिल्ली चीन के शिमाली पहाड़ों की तरफ चल दिए। अभी वो पहाड़ी इलाके से काफी दूर ही थे कि अचानक सामने से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वो चीनी बाशिंदा था। इसने करीब आकर इनके रास्ते में घोड़ा रोक लिया। तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? इस चीनी ने सख्त लहजे में पूछा। हम शिकारी हैं, मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, शेख चिल्ली ने गुस्से से कहा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? इधर पहाड़ों में मछलियां नहीं होती, मछलियां पकड़नी हो तो दरिया पर जाओ, चीनी ने इसे घूरते हुए कहा। नहीं, हमें दरिया की मछलियां पसंद नहीं, उमरो बोला। हमें पहाड़ी मछलियां खानी हैं, मगर पहाड़ों में पानी तो होता नहीं, फिर मछलियां कहाँ से आएंगी? चीनी ने गुस्से से कहा। चीनी ने गुस्से से कहा, मछलियां परस्तान से आएंगी, जैसे हम आए हैं, शेख चिल्ली ने कहा। और वो पानी के बजाय पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ में रहती हैं। मगर इन पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ती, चीनी ने मुंह बनाकर कहा। यार, तुम क्यों बहस किए जा रहे हो? उमरो ने तंग आकर कहा। जाओ अपना काम करो। अपना ही काम कर रहा हूँ, चीनी ने सख्त लहजे में कहा। कौन सा अपना काम? उमरो ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें रोकने का काम, चीनी ने कहा। अब कोई और बात किए बगैर तुम दोनों वापस चले जाओ, वरना मारे जाओगे। ओह, तुम कौन हो? उमरो ने चौंकते हुए पूछा। मैं कॉन्गो जादूगर का गुलाम हूँ और मेरा नाम चोंग है, चीनी ने बताया। कॉन्गो जादूगर को तुम्हारे इरादों का पता चल गया है कि तुम इसे कत्ल करना चाहते हो, इसलिए कॉन्गो जादूगर ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारा रास्ता रोककर तुम्हें वापस जाने पर मजबूर करूं या फिर गिरफ्तार कर लूं। क्या तुम हमारे बारे में जानते हो कि हम कौन हैं? उमरो ने पूछा। नहीं, अलबत्ता कॉन्गो जादूगर जरूर जानता है, वरना वो मुझे यहाँ ना भेजता, चोंग ने कहा। उमरो ने हंसकर कहा। हम वो नहीं हैं जिनके लिए तुम्हें भेजा गया है चोंग। हाँ यार, हम वो नहीं हैं। वो दोनों आदमी तो नहर पर नहा रहे थे जब हम वहां से गुजरे थे, शेख चिल्ली ने तेजी से कहा। बको मत, कॉन्गो को मैंने तुम्हारे ही बारे में इत्तला दी थी जब तुम नानबाई की दुकान में कॉन्गो जादूगर के खिलाफ बातें कर रहे थे, तो इस वक्त मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हुआ तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहा था। अच्छा, तुम हमारी जासूसी करते रहे हो? उमरो ने चौंकते हुए कहा। नहीं, इत्तेफाक से मैं भी वहां खाना खाने गया था, चोंग ने बताया। भाई मोंग,
हम कॉन्गो के दुश्मन नहीं हैं, शेख चिल्ली ने कहा। मेरा नाम मोंग नहीं, चोंग है, वो गुर्राया। आइंदा मेरा नाम मत बिगाड़ना। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं बिगाड़ूंगा, अलबत्ता तुम्हारा चेहरा जरूर बिगाड़ दूंगा, शेख चिल्ली गुस्से से बोला। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा, चोंग, हम तो कॉन्गो जादूगर को देखने के शौक में इधर आए हैं और इसके लिए अपने मुल्क की मशहूर कलाकंद भी लाए हैं। अगर तुमने हमें कॉन्गो जादूगर के पास न जाने दिया तो कलाकंद खराब हो जाएगी। फिर उमरों ने अपनी सुलेमानी जंबील से एक लिफाफा निकाला और इसे कलाकंद का एक टुकड़ा निकालकर चोंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तुम खा लो, हम वापस चले जाते हैं, बाकी कलाकंद हम खुद खा लेंगे। चोंग ने कलाकंद का टुकड़ा ले लिया और खाने लगा, लेकिन पूरा टुकड़ा खाने से पहले ही इसका सर चकराया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिरता चला गया। चोंग के बेहोश होने पर उमरों ने कलाकंद का लिफाफा वापस जमीन में रख लिया। कलाकंद नशा आवर थी। उमरों ने शेख चिल्ली से कहा, शेख चिल्ली, कॉन्गो जादूगर हमारी आमद और इरादे से वाकिफ हो चुका है, इसलिए बहुत होशियार रहने की जरूरत है। तुम बेफिक्र रहो ख्वाजा, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। मेरे करीब आते थे तो मुझे पता चल जाता था, शेख चिल्ली ने कहा। लेकिन अब हमारा मुकाबला कॉन्गो जादूगर से है और वो हम पर जादू के जरिए वार करेगा, उमरों ने हंसकर कहा। फिर इसने चोंग का लिबास उतारकर खुद पहना और इसके हाथ पांव बांधकर इसकी जबान में सुई पेवस्त कर दी। इसके बाद जंबील से रंगो रोगों ने अय्यारी निकाला और अपनी शक्ल तब्दील करने लगा। इसने खुद को चोंग का हमशक्ल बनाया और चोंग को अपना हमशक्ल बनाकर जंबील में कैद कर लिया। इसने अपना घोड़ा छोड़ दिया और चोंग के घोड़े पर सवार हो गया। इसकी हिदायत पर शेख चिल्ली ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और उमरों के पीछे बैठ गया। उमरों ने घोड़े को ईड़ लगाई और घोड़ा पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा। जूं ही वो पहाड़ों के करीब पहुंचे, एक चट्टान पर एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा था। इस आदमी ने उमरों को देखा तो बुलंद आवाज में उमरों से कहा, चोंग, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? नीचे आओ, तुम्हारा इससे तारुफ कराता हूँ, ये मेरा दोस्त है, उमरों ने चोंग की आवाज में कहा। चट्टान पर बैठा शख्स चट्टान से उतरकर इनके करीब आ गया। उमरों और शेख चिल्ली भी घोड़े से उतर आए। अरे, ये तो कोई अरबी आदमी लगता है, इस शख्स ने गौर से शेख चिल्ली को देखते हुए हैरत से कहा। हाँ, ये बगदाद का चोर है, उमरों ने चोंग की आवाज में कहा। मुझसे मिलने चीन आया है। मुझे तलाश करता फिर रहा था कि मैंने इसे पहचान लिया। इसे अब अपने आका के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन पहले आका से इजाजत तो ले लो। तुम जानते हो कि जादू नगरी में किसी अजनबी का दाखिल होना सख्त ममनू है, इस आदमी ने कहा। अच्छा, फिर तुम खुद ही आका से इजाजत ले लो, हम यहाँ ठहर जाते हैं। इस आदमी ने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंका। फौरन ही फिजा में एक उकाब नमूदार हुआ और इस आदमी के कंधे पर आ बैठा। क्या हुक्म है मेरे आका? उकाब ने इंसानी आवाज में इस आदमी से कहा। आका से कहो कि चोंग अपने एक अरबी दोस्त को इसके पास लाना चाहता है, इसके लिए इजाजत दी जाए, इसने उकाब से कहा। उकाब उड़ा और गायब हो गया। उमरों ने जेब से कलाकंद का लिफाफा निकाला